मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और लगातार तेज़ी के बाद आज फाइनली मार्केट कुछ दबाव में दिखे। अच्छी खासी मुनाफा वसूली जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिली। और कारण क्या था? कारण था ग्लोबल मार्केट। ग्लोबली अगर आप देखें तो एक तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला। हम जब बंद हो रहे थे डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी गिरावट थी। कैक डैक फुटसी अगर आप देखें तो वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। डाउ फ्यूचर्स करीब 140 पॉइंट गिरे थे और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में इस तरह की गिरावट देखने मिली। अब ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ क्यों आया? सबसे पहले देखिए यूरोपियन मार्केट में सेल ऑफ इसके लिए आया क्योंकि यूके ने फिर से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं काफ़ी सारी जगहों पे, तो उसका इम्पैक्ट है। क्योंकि माना जा रहा है कि हो सकता है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर से यहाँ आते हुए दिखाई दे, तो वो एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट में अच्छा खासा यूके के मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला। इसके अलावा यूएस में जो बड़े डील की बातें की जा रही है कि काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी आ सकती है, तो वो भी शायद कुछ हद तक कब हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। और ये सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपने देखा कि अच्छे खासे इंडियन मार्केट में ग्लोबली मार्केट्स में सेल ऑफ देखने मिला और इसकी वजह इंडियन मार्केट में भी आज अच्छा खासा गिरावट देखने मिली। देखिए अच्छी गिरावट है और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लंबे समय बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखी गई है। इसके पहले हमने देखा था कि फ्राइडे को दरअसल गिरावट होती नहीं थी मार्केट में, लेकिन इस बार हमने देखा कि फ्राइडे को भी गिरावट हुई है। ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके बाद आपको याद होगा मैं आपको लगातार बोलता था कि कम से कम फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जो है वहाँ भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। हर फ्राइडे को हम ये सोच के जाते थे भाई कल फ्राइडे है, क्या पता क्या होगा, लेकिन देखिए आज फ्राइडे है और आज फ्राइडे के दिन करीब 1% के आसपास की गिरावट जो है वो सेंसेक्स निफ्टी में देखने मिली है। 11,180 के आसपास हम बंद हुए हैं। 11,300 के ऊपर हम खुले थे, लेकिन देखिए 11,100 के आसपास जाने के बाद वहाँ से एक यू टर्न भी मार्केट ने लिया है। तो एक बात अच्छी है कि एक यू टर्न मार्केट ने लिया है, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस था पहले 11,170 के आसपास जहाँ मार्केट बहुत बार अटकता था। अब यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक अच्छा हेल्दी करेक्शन था, वेरी गुड करेक्शन होना भी चाहिए। हो सकता है आगे भी करेक्शन आएगा, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि दो रीज़न है। एक तो ग्लोबल सेल ऑफ देखने मिला है, लेकिन एक बात है कि ग्लोबल सेल ऑफ जितना ग्लोबल गिरे हैं उतना हम गिर चुके हैं, तो ये कोई अब सरप्राइज़ नहीं होगा। हाँ, यहाँ से अगर और कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और अगर ग्लोबल मार्केट और गिर जाते हैं तो देखना पड़ेगा कि मंडे को क्या होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद हम ज़्यादातर गिरावट जो है उसको पचा चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन देखिए मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन तो होना था। 11,000 के नीचे भी हम जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, हो सकता है आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद जाए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जाएंगे इतना पक्का है। इसके लिए कह रहा हूँ थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना भी अच्छा होता है, देखिए इतना ख़राब है नहीं। आगे फिर चाहिए तो ख़रीदारी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मार्केट कहीं जा तो रहा नहीं है, मार्केट जाएगा 12,000 भी जाएगा, हो सकता है टाइम लगेगा, इतना जल्दी तो जाने वाला नहीं है, कुछ टाइम बाद जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बैठिएगा, देखिएगा। क्योंकि मार्केट मैंने जैसे कि आपको कहा था कि कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज में ही ट्रेड करने वाला है 11,000 से 11,300। हालांकि 300 के ऊपर निकल गया, लेकिन ठीक है, मोटा मोटी रेंज वही है। तो उसी रेंज में मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों भी आपको मार्केट कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा। ज़्यादा गुंजाइश है कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दे। लेट्स सी, लेट्स होप कि क्या होता है। चाहते तो हम यही है कि मार्केट चले, बट करेक्शन होते रहते हैं, करेक्शन आते रहते हैं, तो वही करेक्शन आज मार्केट में आया है। ऐसा करेक्शन शायद आपको आगे और भी देखने मिल सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सौरभ धवन पूछे HAL IPO प्राइस और रिकमेंडेशन। सर मैंने आपको पहले भी बोला था, आप ही थे कि और कोई था मुझे याद नहीं, किसने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीदा था। तो मैंने कहा था कि अगर आपने IPO में ख़रीदा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं। तो 1,000 रुपये के आसपास मुझे याद है 1,000-1,100 के आसपास था तब ये कहा था। अभी स्टॉक 1,200-1,300 के आसपास चला जा चुका है। कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है सर, रखिए पोर्टफोलियो में अभी भी, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कि कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका टोटल गेम ही चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बताया था, जैसे कि मैंने आपको डिफेंस बताया, तो ये टोटल एक शिफ्ट है। और जब शिफ्ट होता है ना तो लेवल्स नहीं देखे जाते। प्रॉब्लम ये है, अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए 25-30% के आसपास का, बाकी रहने दीजिए। अगर यहाँ से गिरता है 1,000 के नीचे जाता है तब एक कॉल लेंगे, नहीं तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल पार्शियल प्रॉफिट बुक, बाकी होल्ड की सलाह है। सौरभ सेठी, ये भी सौरभ जी हैं, ठीक है सौरभ जी। अशोक लेलैंड 92 पे है, आपने लिया। देखिए अशोक लेलैंड है ना, फिलहाल जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा था कि 60-65 के आसपास आता है तो वहाँ थकता है ये काउंटर। आज कितने पे बंद हुआ है? 61-62 के आसपास। देखिए आज भी अच्छी खासी चलने के बाद इस लेवल के आसपास आके काउंटर थका है 65 के आसपास।
बट जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, वो अब 80-80 रुपये के आसपास का टारगेट इस काउंटर को दे रही है। अगर वो लेवल आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन जैसे वो लेवल आएगा ना, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, निकल जाइए। अभी भी कुछ सुधरा नहीं है ना। टिमकिन के रिजल्ट्स देख लीजिए, काफ़ी हद तक सीवी साइकिल को वो भी कैटर करते हैं। बाकी अशोक लेलैंड के खुद के नतीजे देखिए, नंबर्स देखिए, इतने खास है नहीं। पहले रिकवरी आएगी तो 2 व्हीलर्स, फिर 4 व्हीलर्स, फिर कहीं जाके कमर्शियल व्हीकल्स में आने वाली है। इतने जल्दी यहाँ रिकवरी आएगी नहीं। ब्रोकेज हाउसेस का क्या है, उनको टारगेट देने दीजिए 80 रुपये का, लेकिन वो 80 रुपये का ही दे रही है। याद रखिए, आपने 92 पे लिया है, 80 के आसपास आ जाए तो निकल जाइएगा। बाद में देखते हैं क्या होता है। हालांकि आप अगर देखें तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बीच में के वैल्यूएशन गैप और पिछले कुछ दिनों में जो रैली देखने मिली है टाटा मोटर्स में, उतना अशोक लेलैंड चला नहीं है। तो कुछ लोग आपको ये तर्क देंगे कि हो सकता है कि अशोक लेलैंड अभी चले, बट टाटा मोटर्स की स्टोरी थोड़ी अलग भी है। वहाँ पैसेंजर व्हीकल्स भी है, अशोक लेलैंड में कुछ ज़्यादा है नहीं, प्योरली कमर्शियल व्हीकल्स है। तो मेरी सलाह नहीं है अशोक लेलैंड में फ्रेश बाइंग करने की, तो बिल्कुल नहीं है तो 80 रुपये के आसपास निकल जाइएगा। 80-85 तक अगर आता है तो निकल जाइएगा, रहने का मतलब नहीं है, ठीक है। ITC 206 पे लिया है रोहित ठाकुर ने। व्हाट टू डू इन 15 डेज सर, 15 दिन। आज कितने पे बंद हुआ? ओके, फिर गया 200 के नीचे। सर बड़ी तकलीफ़ है। ये प्रॉब्लम यही है कि ये काउंटर है ना 203, 205 के ऊपर टिक के बंद हो नहीं पा रहा है, और आपने 206 पे ले लिया है। मैं अभी तो होल्ड के बोलूँगा 196 पे, 1-2 दिन रुकिए, क्योंकि मोमेंटम जो था वो SBI और ITC में थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। वो ऐसे दिखा रहा था कि शायद ये थोड़ा चलेगा, 220, 230 तक जाएगा। गया नहीं। आज तो वैसे ही मार्केट में गिरावट आ गई, शायद उस वजह से ही गिरा होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप रखिएगा फ़िलहाल, इसको अभी मत बेचना, बिन मतलब कि इतने लॉस में मत बेचना। ये वापस आएगा 203, 204 तक, इतनी मेरी उम्मीद है। पेशेंट रखे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। ये हो सकता है कि 15 दिन में आए, 15 दिन से ज़्यादा भी लग जाए, हो सकता है कि आपको 20 दिन भी लगे, 25 दिन भी लगे, लेकिन लॉस में क्यों बेचना। इसके लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। होल्ड आएगा 206। ओके, एक मिनट, कोई कॉनकॉर पे पूछ रहा था। अरे वोडाफोन पे पूछ रहे हैं, वोडाफोन और भारती पे भी सवाल था और कॉनकॉर पे भी सवाल था। चलिए ठीक है, पहले कॉनकॉर लेते हैं। कॉनकॉर देखिए, फ़िलहाल ये काउंटर 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 380 के आसपास। ये प्योर डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है, इससे ज़्यादा इस काउंटर में कुछ है नहीं। नतीजे कुछ खास थे नहीं इस काउंटर के। नतीजे आने के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अगर आपके पास है 380 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, देखिए 385 से इस काउंटर ने रिवर्सल दिया, जो कि इसका 100 डे DA में था। वो अगर क्रॉस होता है तो 400 का लेवल देखने मिलेगा, 400 पे फिर अटकेगा। तो 385 पे अगर जाता है तो आपको थोड़ा निकलिए, 400 पे आता तो पूरा निकल जाइए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा। डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है, यहाँ से अगर आपको लॉस और हो रहा है ना तो निकल जाना ज़्यादा बेटर होगा। कौन जैसे डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आपको इसको ट्रेड करना है। कोई लंबी अवधि के लिए मुझे कौन इतना जमता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेक्स नो सेंस, और कुछ नहीं है। जैसे हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट जिस दिन पूरा हो गया और पूरे दिन प्राइवेट हो गया, उस दिन कॉल लेंगे किसके हाथ में जाता है और क्या होता है। बट ट्रेड कीजिएगा ऐसे काउंटर्स को, प्रॉफिट हो रहा है निकल जाइए, किसी और में पैसा लगा दीजिए, है ना, ये ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, दूसरे सवाल लेते हैं। ओके, येस बैंक पे कोई पूछा है कि येस बैंक में क्या करना चाहिए। देखिए येस बैंक, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से 15 रुपये पहला टारगेट बनता है, दूसरा टारगेट क्या बनता है, 18 रुपये बनता है। उसके बाद अगर उनको पार किया तो देखेंगे। 15 रुपये तो इसने पार कर लिया, मेरे ख्याल से 18 रुपये को ही पार कर नहीं पाया अभी तक। आज देखिए फिर गिर गया, और ये सर्किट टू सर्किट वाला ही बन गया। अब चलता है तो सर्किट टू सर्किट, गिरता है तो सर्किट टू सर्किट। इसके लिए कह रहा हूँ, अब इसमें गिरावट चालू हो गई, 15 रुपये के नीचे भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को इन लेवल पे अवॉइड होगा। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर वापस उन लेवल पे आता है जैसे कि 12-13 रुपये पे, तो फिर ख़रीदे, फिर 15 रुपये के लिए ट्रेड करना, और उसके बाद वापस जो है आप इन काउंटर्स को 18 रुपये के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर 16 रुपये से वापस गया फिर 15 रुपये आएगा, ये रेंज होगी। इतना मैं आपको बता देता हूँ, इसी रेंज में अगले कुछ दिनों तक ट्रेड करेगा। 15 के नीचे फिर आ सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो वेट, डोंट बाय न्यू पोजीशंस, है तो थोड़ा हल्का हो जाइए, यही बोलूँगा। वोडाफोन और भारती पे पूछा गया था। देखिए भारती एयरटेल मुझे काफ़ी पसंद है, नो डाउट। मैं आपको हर लेवल पे बोलता हूँ, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। इसके लिए फंडामेंटल काउंटर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो ये फंडामेंटली बेटर काउंटर है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जहाँ तक वोडाफोन का सवाल है, तो वोडाफोन ऑलवेज स्टिल अ नो, एंड ये हमेशा ना ही रहेगा। इसको ख़रीदने की सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगा, इसमें से निकल जाइए। भारती एयरटेल गिरावट में ख़रीदारी के अच्छे मौके हैं, आप खरीद सकते हैं इस काउंटर को।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सागर सोनवाने पूछ रहे हैं नेस्ले पे। देखिए सर, नेस्ले मेरे ख्याल से है ना काफ़ी फ्लैट ठंडा सा काउंटर है। पूरे साल में अगर आप देखें तो 10% के आसपास की गिरावट हुई है। हालांकि ये काउंटर जब 17,000 पे था तब लोग कहते थे यार बड़ा महंगा है, कब खरीदेंगे, क्या है क्या नहीं है। अब 16,500 पे मिल रहा है। और अगर आपको इंडियन कंजम्पशन स्टोरी पे भरोसा है ना, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को लेना चाहिए। मैं हर लेवल पे कहूँगा लेना चाहिए। अब अभी भी देखिए ना, मैगी की डिमांड कम नहीं है और होनी भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैगी खाने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, ऐसा कुछ है नहीं ना। और जब भी इन कंपनीज में गिरावट आई है, इन्होंने उतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ नेस्ले जैसे काउंटर्स गिरे हैं, वेरी गुड। यहाँ से मुझे 1,500-2 हज़ार रुपये की तेज़ी तो ऐसे ही दिखती है, लेकिन हाँ ये बात है कि आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। थोड़ा टाइम रुकिए, होल्ड कीजिए इन लेवल्स पे, उसके बाद देखते हैं। बट हाँ, आई विल टेल यू कि फ्रेश खरीदारी भी बनती है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेचने की घाई मत कीजिएगा। चलिए, इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। मंडे को आपके साथ जुड़ेंगे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उनके ऊपर उनके जवाब देने के लिए। साथ ही सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, क्या और दबाव बनेगा ग्लोबल मार्केट्स के चलते, या फिर ये जो दबाव बना है इसको हम पचा चुके हैं। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट होगा। कल वीकेंड है, कल और परसों, तो अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा और मंडे को हमारे साथ फिर जुड़िएगा। सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।